हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में व्हेन द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन। ठीक है, आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कंडीशंस को कि भाई किन किन कंडीशंस में एम्प्लॉय लायबल है और किन किन कंडीशंस में एम्प्लॉय लायबल नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए तो ये टॉपिक कई बार रिपीट किया गया है, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। व्हेन द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, तो ये अगर हम बात करें सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे उन कंडीशंस की जहाँ पे एम्प्लॉय लायबल नहीं है क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अपने वर्कर्स को। तो पहली कंडीशन है फॉर एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ वर्कमैन फॉर पीरियड एक्सेडिंग 3 days। ठीक है, तो हमने टोटल डिसेबलमेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट को तो वेल डिफाइन कर ही लिया है। जैसे कि हम बात करें टोटल डिसेबलमेंट की कि भाई आप क्या है, टोटल डिसेबल हो, टोटली क्या है, कैपेबल नहीं हो आगे अपने जो अर्निंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम टोटल डिसेबलमेंट कह रहे हैं। पार्शियल डिसेबलमेंट में हम बात कर रहे हैं कि भैया आप पार्शियल डिसेबल हो गए हो, कुछ टाइम के लिए आप क्या हो, अपनी जॉब अपनी अर्निंग फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लेकिन आफ्टर दैट सम टाइम यू विल रिकवर and again you will perform your earning functions, so this will be known as partial disablement। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ वर्कमैन फॉर द पीरियड एक्सेडिंग 3 days, यानी 3 दिन से ज़्यादा का अगर टाइम नहीं लग रहा है और आप रिकवर हो जा रहे हो तो उस केस में आपको कंपनसेशन की कोई भी लायबिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं बनती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में। व्हेन द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन इन केस व्हेन द टाइम पीरियड डज नॉट एक्सीड 3 days, यानी कि 3 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, 3 दिन में आप रिकवर हो जाते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं फॉर एनी इंजरी इज नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कॉज बाय द एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कोई भी इंजरी जिसका कोई रिजल्ट डेथ है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, कब, अगर आपने ड्रिंक कर रखी है। ठीक है, अगर ड्यूरिंग ड्रिंक एम्प्लॉयमेंट आपने ड्रिंक करी हुई है और उस टाइम आपके साथ कोई इंजरी होती है, चाहे आप टोटली डिसेबलमेंट होते हो चाहे आप पार्शियल डिसेबलमेंट होती हो, लेकिन उस केस में आपको एम्प्लॉयर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बन रही है कि वो आपको कंपनसेट करे। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, सेकंड पॉइंट में, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। जैसे कि भाई ये पाया गया कि वर्कर जब एम्प्लॉय जॉब पे था या ड्यूरिंग वर्क पे था तो उस केस में उसने थोड़ा ड्रिंक करा हुआ था या कोई ड्रग्स का केस था, तो ऐसे केसेस अगर फाइंड आउट होते हैं तो उस केस में एम्प्लॉयर विल नॉट लायबल टू पे, शैल नॉट लायबल टू पे कंपनसेट टू देयर वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ वर्कमैन, यानी कि वो विलिंगली क्या कर रहा है, ओबीडियंसी नहीं कर रहा है, इनडिसिप्लिन है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए गए हैं उनको वो वेयर नहीं कर रहा है। तो ऐसे अगर केसेस फाइंड आउट होते हैं तो उस केस में भी एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल। ओके, थर्ड वन यही है, willful not using the protective equipment which are given by the factory organization to their workers। जैसे कि हम बात करते हैं फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई हैजार्डस प्रोसेस है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उस केस में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट कि वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाए। लेकिन अगर वर्कर्स अपनी मर्जी से अब विलफुली उसको वेयर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि क्या है, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, केमिकल पे आप काम कर रहे हो, गम बूट हैं, ठीक है, तो अगर आप विलफुली इन सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट देयर वर्कर्स। तो थर्ड कंडीशन यही है विल नॉट लायबल की, कि भाई आप विलफुली कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो।
वेयर डिसेबलमेंट ड्यू टू इंजरी इज फॉर 3 days और लेस, नो कंपनसेशन इज पेएबल। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, 3 दिन से कम की इंजरी हुई है और आप 3 दिन में रिकवर हो जाते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट। ओके, अब बात करते हैं हम लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडीशन रिसीविंग कंपनसेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, वर्कमैन मस्ट हैव बीन एंगेज इन द बिजनेस। तो यहाँ पे जो भी वर्कर है वो अपने बिजनेस, जो भी एम्प्लॉय काम है, जॉब है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसी कंडीशन फाइंड आउट होनी चाहिए कि भी ड्यूरिंग जॉब आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आपके साथ कोई इंजरी हुई जिससे आप पार्शियल या टोटल डिसेबल हो गए, तो उस केस में फिर क्या है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बन रही है कि वो आपको क्या करेगा, एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू कंपनसेट देयर वर्कर्स, इन विच केस employer must be, a workman must have been engaged in the business of employer। ओके, और सेकंड चीज ये भी है कि ये क्लैरिफिकेशन भी हो जाना चाहिए कि आप कोई भी काम, कोई भी ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे तो जो आपके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए है। सेकंड वन बात कर रहे हैं एक्सीडेंट ऑन वर्क प्लेस। जो भी इंसिडेंट हुआ है वो वर्क प्लेस पे हुआ है, तो वर्क प्लेस में ड्यूरिंग इंसिडेंट आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपके क्या हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कोई डिसीज हो गया, और इस केस में फिर एम्प्लॉयर शैल लायबल टू कंपनसेट देयर वर्कर्स। जैसे कि आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, हैजार्डस प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस ऐसे रहते हैं कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई डिसीज़ हो गया, मेजर डिसीज़ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे केसेस भी फाइंड आउट किए गए हैं कि वही वर्कर को ड्यूरिंग जॉब वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ की एनवायरनमेंट की वजह से क्या है, उसको कोई डिसीज़ हो गया। ऐसे केसेस में क्या है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है कि वो उसको कंपनसेट करेगा, प्रॉपरली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाइंड आउट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर इंटरेस्ट। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट ऑन वर्क प्लेस, यानी कि जो भी एक्सीडेंट है वो वर्क प्लेस पे होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंजरी मस्ट हैव रिजल्ट फ्रॉम द सम रिस्क इंसिडेंटल ड्यूटीज ऑफ द सर्विसेज, यानी कि जो भी इंजरी हुई है वो ड्यूरिंग द सर्विसेज हुई है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। जैसे कि सपोज इसका एक एग्जांपल हम ये भी कोट कर सकते हैं कि भाई वर्कर्स को एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिए गए, या फिर वहाँ पे क्या आते स्टोर रूम में वो सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। ऐसे केसेस भी कई बार फाइंड आउट किए गए हैं कि भाई वर्कर्स के पास कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, और लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने उन सारी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट दी थी, बट टाइम पे वो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाई, और उसके बाद भी अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उन कंडीशंस में कंपनसेशन रिसीविंग की लायबिलिटी बनती है किसकी, एम्प्लॉय की। वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन रिसीव करेगा। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस था दोनों में, और ये अलग अलग कंडीशंस थी। इसमें एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल, और इनमें हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर मस्ट बी लायबल टू कंपनसेट, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ओके, तो ये टॉपिक आज हमने कवर अप किया। होप सो कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। तो दोनों ही कंडीशंस अलग अलग हैं, दोनों ही कंडीशंस में हमें ये वेरीफाई करना है, ये देखना है कि भाई कंडीशन क्या है और किस मेन जो रीज़न है वो क्या था जिसकी वजह से कोई इंजरी हुई, और उसके बाद वर्कर को हमें कंपनसेट करना है, और किस तरीके से कितना कंपनसेट करना है। ये सारी सिचुएशन एनालिसिस पे डिपेंड करता है, वर्कर्स के हेल्थ इश्यूज़ पे डिपेंड करता है, और इंजरी पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, विच द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन अंडर सेक्शन 3(1). ओके, तो आज का टॉपिक यही था। होप सो आपको क्लियर हो गया हो। अगेन एक बार मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन for any injury which does not result in total or partial disablement of workman for period exceeding 3 days। आप ये याद रखिए, पहली कंडीशन क्या है, 3 days की है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई वर्कर्स कोई ड्रिंक किए हुए था या कोई ड्रग्स या कोई नशे की हालत में इस तरीके से कोई सिचुएशन आई तो उस केस में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। या फिर आप विलिंगली बहुत सारी चीज़ें इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, विलिंगली आपकी विलिंगनेस की वजह से आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिसीज़ हुआ,
जो भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उनको वेयर नहीं कर रहे हो। जैसे सपोज जैसा कि कोई मशीन है, हैवी मशीन है, बहुत ज़्यादा साउंडी मशीन है, और जिसकी वजह से आपके कानों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको ईयर प्लग दिए गए लेकिन आपने उनको यूज़ नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो उस केस में भी कोई भी लायबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर की कि वो आपको कंपनसेट करे। तो ये स्टूडेंट आज हम बात कर रहे हैं हमारे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के बहुत सारे टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपनसेशन अमाउंट, भी क्या कंपनसेशन अमाउंट उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। स्टूडेंट साथ के साथ आप नोट, जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को सेंड किए हैं, आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में आपके पास प्रॉपर कंटेंट हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो होप सो आपको सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप लेक्चर भी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं हैंड टू हैंड आपको नोटिस करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो उनका बेस ये है कि भाई लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों को आप एक हैंड अलग कॉपी पे नोट डाउन करते हुए भी चलें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको हेल्प रहे और आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के लिए इन सारे टॉपिक को प्रिपेयर भी कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।